आईटेल। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। देश में पिछले कुछ सालों में बैंकिंग के विकल्प के तौर पर एक नई कैटेगरी ने तेजी से पांव पसारे। इन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम दिया गया। आरबीआई की तरफ से इन बैंकों को कम आय वाले लोगों, छोटे कारोबारियों और दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने का मैंडेट मिला। जाहिर है, इन बैंकों ने बड़ी तादाद में वंचित वर्ग को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा। लेकिन इन स्मॉल बैंकों की एक पहचान और है। स्मॉल फाइनेंस बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी कि एफडी पर मोटा ब्याज देते हैं। इस ऑफर ने स्मॉल बैंकों को कम समय में काफी लोकप्रिय बना दिया। इसी के चलते तेजी से लोगों ने इन स्मॉल फाइनेंस बैंकों में अपने बैंक अकाउंट खोले और अपने पैसे भी जमा किए। लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इन स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लेकर चिंता जताई है। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं? देश में कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं? आरबीआई की इस चिंता का कारण क्या है? ये बैंक रिजर्व बैंक के रडार पर क्यों बने हुए हैं? क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी तरह के संकट में है? एक्सपर्ट से भी इन सारी बातों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। जैसे कि बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको बताया, स्मॉल फाइनेंस बैंक देश में बैंकों की एक नई कैटेगरी के रूप में उभरे। इन बैंकों का मुख्य तौर पर काम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराना है। इसके अलावा ये बैंक छोटे बिजनेसमैन को भी लोन देते हैं। ये बैंक भारत के ज्यादातर दूर दराज के इलाकों में खोले गए। स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस देने के पीछे आरबीआई की मंशा थी कि जिन इलाकों में लोग बैंकिंग सेवाओं से महरूम हैं, वहां सभी जरूरी बैंकिंग सेवाएं पहुंचे। इसी के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2015 में 10 स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस दिए। देश में पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक साल 2016 में खोला गया। इसके बाद आरबीआई ने 2 और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस दिए। लेकिन फिलहाल देश में स्मॉल फाइनेंस बैंकों की संख्या 11 हो गई है। स्मॉल फाइनेंस बैंक और कमर्शियल बैंक में पूंजी को लेकर एक मोटा अंतर है। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस पाने के लिए मिनिमम जो पूंजी चाहिए होती है वो होती है 200 करोड़ रुपए। वहीं कमर्शियल बैंक स्थापित करने के लिए मिनिमम 500 करोड़ रुपए की पूंजी होना जरूरी है। देश में कुल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और इन बैंकों ने अपना कामकाज कब शुरू किया, ये ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सबसे पहले बात करें देश के पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका नाम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इस बैंक ने अपने कामकाज की शुरुआत साल 2016 में की थी। इसी साल एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू हुआ था। इस बैंक का नाम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। साल 2017 में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत हुई। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलावा इसी साल 5 और स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने अपने कामकाज की शुरुआत की। इन बैंकों के नाम ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक, सूर्योदय, उत्कर्ष और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। लेकिन फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक फिलहाल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज हो चुका है। साल 2018 में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना कामकाज शुरू किया। इसके अलावा साल 2021 में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की। आपने ग्राफिक्स के जरिए समझा कि देश में कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और ये कब से काम कर रहे हैं। अब आरबीआई की चिंता पर आते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई ने देश में काम कर रहे कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लेकर चिंता जताई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आरबीआई इस बात को लेकर काफी चिंता में है कि कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई के नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हैं। आरबीआई को इस बात की आशंका है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो कुछ स्मॉल बैंक गंभीर संकट में फंस सकते हैं। साथ ही इन स्मॉल फाइनेंस बैंकों को तगड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके चलते इन छोटे बैंकों को अपना बिजनेस समेटने की भी नौबत आ सकती है। स्मॉल फाइनेंस बैंकों पर नजर रखने वाले आरबीआई के 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई की कड़ी निगरानी में है। स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लेकर आरबीआई क्यों चिंतित है, ये और बेहतर समझने के लिए हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। पहले ही इन बैंकों के सामने जब इनको लाइसेंस दिए गए थे तो इनके ऊपर कुछ अंकुश लगाए गए थे। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बहुत छोटे छोटे बोरोवर्स के लिए किए गए थे। बहुत माइक्रो बिजनेस है, कोई इंडिविजुअल है,
और इनके लोन के साइज भी बहुत छोटे होते हैं। शायद सब लोग इस बात को नहीं जानते हो कि इनका जो 50% लोन 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए, ये भी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो क्या होता है, जितने कम लोन होते हैं वहां दो दिक्कतें आती है। एक तो वहां से मुनाफा कम होता है, दूसरा उस पैसे के डूबने का चांस भी ज्यादा रहता है। इन लोगों को लेवरेज उसकी कम मिल पाती है। आप बड़े लोन्स में देते हैं तो वहां पर मुनाफा भी ज्यादा होता है और उसके डूबने के चांस भी कम होते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लोन्स होते हैं तो इन लोगों को डूबने का, एनपीए जिसको बनने का चांस रहता है। तो आरबीआई बहुत सख्ती रखता है इस मामले में, तो इसको हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस ये लोग ज्यादातर करते हैं, इससे इनको असुविधा महसूस होती है। बाकी हम देखें इन लोगों के सामने जो जो मुसीबतें हैं, जो दिक्कतें हैं, अगर हम उनकी बात करें तो रेगुलेटरी कंप्लायंस की हमने बात करी, इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, आरबीआई ने यह भी चिंता जताई है कि ये कंपनियां हैं जो चलाती हैं, तो इनके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो ये करते हैं, मतलब जो कंपनी में चलाने, डायरेक्टर किसको अपॉइंट करना है, किसको निकालना है, शेयर होल्डर कौन होगा, कब वो निकलेगा, मीटिंग तुम्हारी कब होनी है, ये सब भी ये पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ महीने पहले आरबीआई के अधिकारियों ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के मैनेजमेंट से मुलाकात की। इस बैठक में बैंकों के कामकाज में होने वाली कमियों को लेकर काफी लंबी चर्चा की गई। इसके अलावा इन बैंकों के सक्सेशन प्लान यानी कि उत्तराधिकार योजना को लेकर भी बातचीत की गई है। मतलब कि मौजूदा मैनेजमेंट के ना रहने पर इन बैंकों का प्रबंधन कौन करेगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ स्मॉल बैंक आरबीआई के नियम और कायदों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आरबीआई इन स्मॉल फाइनेंस बैंकों के मर्जर को लेकर भी विचार कर रहा है। आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंकों का विलय क्यों करना चाहता है, इसे समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात का आरबीआई ने जिक्र किया, या यूं कहूं कि ये इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्ट्रक्चर में ही ये प्रॉब्लम छुपी हुई है। वो ये है कि ये फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं। अब फैमिली ओन्ड बिजनेसेस है, मान लीजिए आपका सक्सेशन प्लान नहीं है, जिन साहब ने इसको बैंक को बनाया, कल को भगवान उनको लंबी उम्र दे, पर मान लीजिए कल को वो नहीं रहते हैं, तो आगे इस बैंक को कौन चलाएगा? जो सारा ये सुपरविजन मॉनिटरिंग चल रहा है, जो कंट्रोल चल रहा है, इसको कौन चलाएगा? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी हो जाती है। प्लस इनके रिसोर्सेज बहुत, इनका कैपिटल तो यही वहीं से इकट्ठा किया हुआ होता है, उसी से ये बैंक को खोल देते हैं, लाइसेंस तो मिल जाता है। पर आरबीआई को मुझे लगता है लाइसेंस देने के बाद अब ये महसूस होने लगा है 8-9 साल बाद कि कहीं ना कहीं ये इन बैंकों के फंक्शनिंग में दिक्कत है। आरबीआई ने तो यहां तक सलाह दे दी है कि आप ऐसा करिए, या तो आपस में मर्ज हो जाइए या किसी बड़े बैंक के हो जाइए, उसमें जाके मर्ज हो जाइए। आरबीआई का मानना है कि कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए भी तेजी से बढ़ रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का बकाया काफी बढ़ चुका है, इसके चलते ये सेक्टर पहले से ही काफी तनाव में है। ऊपर से स्मॉल फाइनेंस बैंकों की छोटे कर्ज में बड़ी हिस्सेदारी है, इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए ये काफी चुनौती भरा समय है। पिछले साल सितंबर के आखिर तक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का औसतन एनपीए बढ़कर 18 महीने में सबसे ज्यादा 11.6% पर पहुंच गया था। इतना ही नहीं, इस एनपीए में स्मॉल फाइनेंस बैंकों की कुल हिस्सेदारी 15% से भी ज्यादा है। पिछले साल नवंबर में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क यानी कि MFIN ने अपने सदस्यों से अनुरोध किया था कि वो ऐसे बकाया ग्राहकों को कर्ज देना बंद करें जिनका लोन 60 दिनों से अधिक समय से बकाया है और बकाया राशि 3,000 रुपए से अधिक है। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक दो बड़े जोखिम का सामना कर रहे हैं। पहला जोखिम यह है कि कई स्मॉल फाइनेंस बैंकों का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काफी कर्ज बटा हुआ है। इसमें से काफी लोन एनपीए हो चुका है, माने कर्ज लेने वाले अपनी किस्त समय पर नहीं भर पा रहे हैं। दूसरा, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंकों का ज्यादातर कामकाज एक ही राज्य या इलाके में है। उदाहरण के लिए ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का केरल और तमिलनाडु में ज्यादातर लोन बटा हुआ है। इस बैंक का इन दोनों राज्यों में कुल 57% लोन बटा हुआ है। इसमें से 56% लोन जो है वो अनसिक्योर्ड है, माने वो लोन जिसे देने के बदले में कोई चीज गिरवी नहीं रखी गई है, जैसे पर्सनल लोन और दूसरे छोटे कर्ज। इसी तरह उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की 916 बैंकिंग शाखाएं हैं। इनमें से 660 शाखाएं 5 राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में हैं। इस बैंक ने माइक्रो फाइनेंस कैटेगरी में 2/3 कर्ज दे रखा है। स्मॉल फाइनेंस बैंकों का एनपीए क्यों बढ़ रहा है और ये किस तरह के रिस्क से जूझ रहे हैं, ये समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की है। सुनी। एनपीए बढ़ने का रीजन ये है कि ये बैंक छोटे बोरोवर्स को पैसा देते हैं। छोटे बोरोवर जब होंगे तो वहां पर पूरी सिक्योरिटी भी नहीं होती है,
उसके डूबने का भी चांस होता है। मैं कोई यहाँ छोटे बिजनेसेस की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो माइक्रो बिजनेसेस हैं, जो बहुत 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक का लोन लेते हैं, तो इन लोगों में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है। तो रिस्क ज्यादा रहने से लोन डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लोन डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ते हैं तो इनका एनपीए बढ़ता है। और ये देखते हुए कि इन बैंकों का कैपिटल बेस बहुत बड़ा नहीं है। कैपिटल भाई दो ही तरीके से बैंक पैसा जुटाता है, या तो आप जो जाके डिपॉजिट करते हैं उससे पैसा जुटाता है, या फिर जो अपना कैपिटल प्रमोटर्स इंट्रोड्यूस करते हैं उससे पैसा जुटाता है। वो पहले वाला भी कम है, क्योंकि लोग इन पे जरा विश्वास भी कम करते हैं। आप देखे होंगे कि बड़े डिपॉजिट्स लोग करने में इन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हिचकिचाते हैं, इसीलिए ये लोग अपनी ब्याज की दर, डिपॉजिट के रेट आपको बाकी बैंकों में 7% मिलेगा, इनके आपके डिपॉजिट पे 8% मिल जाएगा। इन लोगों को फंड्स महंगे भी मिलते हैं और इनका कैपिटल बेस भी कम होता है। तो इतने हाई रिस्क फंड से जब ये आगे लोन देते हैं और मान लीजिए लोन डूब जाए, तो इन लोगों का नुकसान भी एक आम बैंक से ज्यादा महसूस होता है। ये दिक्कतें इन बैंकों के सामने आती है। प्लस इनके साथ एक और दिक्कत है कि इनकी ब्रांडिंग जो है, अब जैसे बड़े बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, इनकी दुनिया देश भर में ब्रांचेस है, बल्कि दुनिया भर में ब्रांचेस है। और ये जो बैंक है ये किसी एक रीजन में ऑपरेट करते हैं। कुछ बैंक है वो साउथ में ज्यादा पॉपुलर है, कुछ बैंक है वो वेस्ट में ज्यादा पॉपुलर है, कुछ नॉर्थ में ज्यादा पॉपुलर है। तो इन लोगों की जो स्फीयर है ऑपरेट करने का वो भी बहुत लिमिटेड है, तो अपने बिजनेस को उतना फैला भी नहीं पाते। ये सब रिस्क इनको, मुझे लगता है एक अंग्रेजी में शब्द होता है वल्नरेबल कर लेते हैं, जिसको लेके आरबीआई चिंतित। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।